Hey to family, welcome to my channel. Today we start a topic water resources chapter 2 of class 8. So let's begin. Water is a vital renewable natural resources. Renewable natural resources क्या होते हैं? एक तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लीजिए। नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और हमें उन्हें मॉडिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर लें। और रिन्यूएबल वो होते हैं जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, मतलब यूज़ होने के बाद बहुत जल्दी अपने आप को बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक वाटर जो है बहुत आवश्यक यानी कि बहुत ज़रूरी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। 3/4 हमारा जो अर्थ सरफेस है वो किससे कवर है? पानी से कवर है। एंड देयरफॉर इट अप्रोप्रिएटली कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट। और हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ जब आप ऊपर से देखोगे, सैटेलाइट वगैरह का व्यू देखोगे तो उसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा दिखेगा। 3/4 ऑफ द अर्थ पानी से कवर है, तो पानी बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इस वजह से हमारे प्लैनेट को वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन दी primitive ocean that life began almost 3.5 मिलियन ईयर बैक। तो क्या कहते हैं हम, प्रिमिटिव में होता है प्राचीन, यानी कि बहुत पुराने ओशंस हैं अपने अर्थ पे जिसमें कि 3.5 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ फॉर्म शुरू हो गया था। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और आज भी हम देखते हैं जो हमारे ओशंस है वो 2/3 अपने हमारे अर्थ को कवर करते हैं, मतलब 2/3 अर्थ पे हमारे ओशंस हैं जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म है। और हमने तो अभी तक कुछ खोजे भी नहीं है। बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं जो अभी तक हमने मतलब देखे ही नहीं, खोजे ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं करे हैं, बहुत हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। बट जो मेन यहाँ पे कंसर्न है, अभी तक हमारे घर में इतना पानी होने के बाद भी पानी की कमी है, क्योंकि जो पूरा पानी है वो सलाइन वाटर है, नमक का पानी है और वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, केवल 2.7% है जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी। उसमें से भी देखो नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन। तो जिसमें से 70% यानी कि इस 2.7% में जो 70% है वो हमें मिलता है आइस शीट या फिर ग्लेशियर से, जो कहाँ प्रेजेंट है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेनियस रीजन में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब इनकी लोकेशन ही ऐसी है तो हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओनली 1%, ये देखो, ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। इतने सारे पानी में से केवल 1% है जो आपके पीने लायक है, आपके यूज़ करने लायक है। It is found as ground water, as surface water in river or lakes, and as a water vapor in the atmosphere. और 1% पानी कैसा है? जो हमारे रिवर्स में होता है, ग्राउंड वाटर है, लेक्स वगैरह में होता है, और जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये है वो 1% पानी। द फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और जो फ्रेश वाटर है वो बहुत 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 मतलब हीरे मोती जवाहरात वो होते हैं ना, हीरे मोती सोना चांदी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है फ्रेश वाटर। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब जितना पानी हमें अर्थ हमारा एटमॉस्फेयर में बारिश बन के बहता है, उतना ही पानी इवोपरेशन के थ्रू दोबारा ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो अर्थ के अंदर ना तो पानी ऐड होता है, ना ही पानी सब्ट्रैक्ट होता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जो टोटल वॉल्यूम है, जितना उसकी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहती है, ना उसमें कुछ ऐड होता है ना उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होता है। Its abundance only seem to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. क्या होता है, हमें इतना ज़्यादा क्यों लगता है? देखो, कांस्टेंट मोशन साइकिलिंग, एक आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी छोटे
बचपन में भी पढ़ाई दी जाती है कि जो पानी होता है, जो सनलाइट होती है, वो पानी को इवोपरेट करती है, वो पानी ऊपर जाके कंडेंस होता है, क्लाउड के फॉर्म में बनता है, और उस क्लाउड से हमें बारिश हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको ओशन है, यहाँ पे आपका सन है। अब सन की रेस क्या करेगी, इस पानी को इवापोरेट कराएगी, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये कंडेंस हो जाएगा और बादल के फॉर्म में बन जाएगा। और जब ये बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और दोबारा पानी कहाँ आ जाता है, ओशन में आ जाता है, या फिर जहाँ मतलब अर्थ सरफेस पे आ जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी डू यू नो दिया है, इसको इनको ज़रूर पढ़ाया करो, बहुत अच्छी नॉलेज होती है इसमें। इन 1975 द कंजप्शन ऑफ द वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वॉज 385 CU यानी कि क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। इट्स सोड टू मोर देन 6000 क्या कहते हैं क्यूबिक किलोमीटर ईयर इन ईयर 2000। तो 1975 में जो कंजप्शन था ह्यूमन का वाटर को लेके वो 3850 था, ठीक है। और मतलब इतना ह्यूमन को पानी मिलता था। लेकिन आज के टाइम में 2000 का ये डाटा दे रखा है, मतलब 2 ईयर का, तो उसमें अब इंसान का कंजप्शन 6000 क्यूबिक किलोमीटर हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, पानी बचाया करो। दूसरा है ड्रिपिंग ऑफ टैप वेस्टेज 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर। आप जो पानी खुला छोड़ देते हो या फिर जिस नल में से पानी टपकता रहता है वो हमारा 1200 लीटर पानी वेस्ट कर देता है एक साल में। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो कहीं भी आपको पानी खुला मिले तो उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। पानी बहुत प्रीशियस है, वरना इंसान एक एक बूंद के लिए जब तरसता है ना, तब उसको उसकी वैल्यू समझ आ जाती है। सो आगे देखते हैं, ह्यूमन यूज़ huge amount of water not only for the drinking and washing but also for the process of production। अब ह्यूमन पानी पीने के लिए तो यूज़ करता ही है, अपने घर के काम के लिए यूज़ करता है, बट जो प्रोडक्शन वो करता है, यानी कि जो कुछ एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, क्योंकि उनकी सिंचाई करनी पड़ती है, रोज़ सुबह शाम पानी वगैरह देना पड़ता है, तो उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स और ऑफ डैम्स आर अदर यूजेस। तो वाटर आप किसमें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, रिजर्वायर्स में, डैम्स में, मतलब इन सब में पानी यूज़ होता है। Increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to the shortage in the supply of fresh water, either due to the drying up of water source or water pollution। देखो क्या होता है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। अब क्रैश क्रॉप की डिमांड बढ़ेगी और अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ेगी, उसमें पानी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, नॉट ओनली अर्बनाइजेशन, इसमें रूरल लोग भी जिम्मेदार उतने होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में पानी लगता है, जब वो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें पानी लगता है। और अर्बन्स वगैरह जो होते हैं उनकी तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, उन सब में भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। और एक नेचुरल फैक्टर बताया जाए तो वो है सनलाइट। अब इतनी धूप इतनी ज़्यादा हो रही है तो इतना ज़्यादा इवोपरेशन हो जाता है पानी का, तो भाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है पानी की। यहाँ पे आप एक एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो। ड्रिंकिंग वाटर में एक इंसान पर लीटर 3 लीटर पानी, एक इंसान 3 लीटर पानी एक दिन में खर्च कर देता है। कुकिंग में 4, बाथिंग में 20 लीटर, फ्लशिंग में 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ में 40 और वॉशिंग यूटेंसिल में 20 और गार्डनिंग में 23, टोटल 150 लीटर हाँ पानी एक इंसान खर्च करता है एक दिन में। चलो आगे देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज़ स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम जानते हैं, यहाँ काफ़ी सारी जगहों पे पानी की कमी है हमारी द अर्थ पे, हमारी दुनिया में। मोस्ट ऑफ अफ्रीका है, उसमें वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई।
तो ये सब जो भी कंट्रीज़ बताई हैं, इन सब के अंदर फ्रेश वाटर सप्लाई को लेके पानी की कमी हमेशा रहती है, और अब तो अपने इंडिया में भी आप देख सकते हैं। Countries located in climatic zone more susceptible to the drought face great problem of water scarcity। तो जो कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड है, उनके अंदर तो भाई उनके अंदर ड्रॉट जैसी बहुत गंभीर समस्या रहती हैं। दस वाटर स्टोरेज मे बी अ कंसर्न कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटामिनेटेड ऑफ वाटर सोर्सेज। देखो क्या है कि वाटर शॉर्टेज क्यों होती है। एक तो होता है हम ओवर एक्सप्लोइटेशन करें, यानी कि पानी है तो 1 लीटर जहाँ भैया इंसान बाल्टी से नहा जाता है, वहाँ 10 लीटर 4 बाल्टी उसको चाहिए नहाने को। तो जब हमारे पास पानी होता है हम उसका ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हैं, और जो पानी हमारे पास है हम उसको गंदा करने में लग रखे। गंगा इतनी पवित्र रिवर है, और आज उसका आप हाल देखोगे, इतनी गंदी हो चुकी है, इतना उसका बेहाल हो चुका है। तो जो पानी हमारे पास है हम उसको गंदा करने में लगे हैं, और दूसरा जो हमारे पास पानी है हम उसको ओवर एक्सप्लोइट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक डू यू नो है, डू यू नो पढ़ा करो, बहुत अच्छा होता है। देखो इसमें बोला कि अभी आपने वाटर मार्केट के बारे में सुना है, तो अमरेली का सिटी है और सौराष्ट्र में, यानी कि गुजरात में, रीजन विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख। इसमें पॉपुलेशन है कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नियरली तालुकास। और ये लोग कम्प्लीटली डिपेंड है, यानी कि पानी कैसे लेते हैं, पानी खरीदते हैं, सीरियसली खरीदते हैं पानी को। तो बहुत कमी है भाई पानी की, पानी बचाया करो। अब देखते हैं पानी बचा कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग इन द वर्ल्ड टुडे। तो क्लीन वाटर और एडुकेट वाटर को लेना यानी एक्सेस करना, वो आज एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है टुडेज़ वर्ल्ड में। स्टेप हैज़ टू बी टेकन टू कंजर्व देयर ड्यूलिंग resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit to use। हमने माना कि आपका जो वाटर है वो रिन्यूएबल है, यानी कि अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, बहुत जल्दी रिन्यूएबल हो जाता है। बट अगर भाई किसी चीज़ को आप टाइम ही नहीं दोगे रिन्यूएबल होने में, उसको टाइम ही नहीं दोगे रिन्यू होने में, तो वो कैसे होगा। और उसको एक्सप्लोइटेशन करे जा रहे हो, ओवर यूज़ करे जा रहे हो, पॉल्यूटेड करे जा रहे हो, तो वो आपके लिए अनफिट हो जाएगा यूज़ करने में। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीट और पार्शियल ट्रीट सीवेज। आप क्या कहते हो पानी में अनट्रीट, आप तो चलो बच्चे हो, बट जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड लोग हैं, वो क्या करते हैं, अनट्रीट और पार्शियल ट्रीटेड सीवेज को पानी में डाल देते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेट। एग्रीकल्चर कोई क्या होता है, जैसे कि आप केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, तो उसका पानी कहाँ जाता है, एट लास्ट जाता तो नदियों में है ना। तो वो हमारे पानी को गंदा करने में काम आता है, सहायक है, इतने अच्छे सहायक हैं। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स और मेटल्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सब चीज़ें हैं जो कि हमारे पानी को गंदा करने में लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीचेस ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। और ये पानी गंदा चलो एक्वेटिक एनिमल के लिए हो रहा है, सो तो हो रहा है, बट आपके लिए भी अनफिट है, क्योंकि ये सब केमिकल्स आपके अंदर जा रहे हैं थ्रू द पानी, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before the releasing them in the water bodies। Effluent मतलब होता है liquid waste और sewage discharge into the river or the sea। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जो भी आप वेस्ट डाल रहे हो उसको एक्चुअली ट्रीट कर दो। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको डालो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको मत डालो। तो उससे क्या होगा कि आपकी वाटर बॉडीज बची हुई होंगी। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो दी सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडर ग्राउंड वाटर। जो फॉरेस्ट होता है और अदर वेजिटेशन होते हैं वो सरफेस रन ऑफ और रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। अच्छा, जो
हमारे फॉरेस्ट होता है और वेजिटेशन होते हैं, वो ना जो सरफेस रन ऑफ हो जाता है ना, जो बारिश के टाइम पे पानी अपने साथ बहा ले जाता है जिस सॉइल को, उस चीज़ से हमें ये बचा देते हैं फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन। ठीक वैसे ही वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अदर अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। सरफेस को रन ऑफ करने में, मतलब सरफेस ना आगे फिसले, उसके लिए हमारे पास एक अच्छा उपाय है वाटर हार्वेस्टिंग। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरीगेशन है फील्ड थ्रू द प्रॉपरली लिंक टू मिनिमाइज लूज ऑफ वाटर सीपेज। कैनल्स एक अच्छा मेथड है इरिगेशन करने के लिए, उससे कि आपका पानी भी कम होगा और आपकी बचत भी होगी पानी की। स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवोपरेशन। स्प्रिंकलिंग एक अच्छा मेथड है। जैसे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे एक पाइप लगा दिया और उसको ऐसे स्प्रिंकल करवा रहे हो, तो इसकी वजह से जो भी आपकी खेत होगी उस सब में पानी भी चला जाएगा और जो इसमें ड्रिप ड्रिप वाटर होता है वो भी आपके खेतों में जाएगा। तो ये अच्छा मेथड है, इससे आपका ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। इन ड्राई रीजन्स विद ए हाई रेट ऑफ इवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। जब ड्राई रीजन हो, हाई इवोपरेशन हो, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप हो, उस टाइम पे ड्रॉप 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 करके अगर आप पानी देते हैं अपने खेतों में, तो वो बहुत एक अच्छा यूज़फुल तरीका है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन। तो जो भाई वो लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो कैनल्स के थ्रू और अपने स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलर्स के थ्रू और क्या बोल सकते हैं, इधर एक और तरीका दिया था कैनल्स, वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू आप अपने इरिगेशन के टाइम पे जो पानी यूज़ हो वेस्ट होता है उसको बचा सकते हैं। और जो मॉडर्न लोग हैं भाई, अर्बन वाले लोग हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट पानी में डालने से पहले उसको ट्रीट कर लीजिए। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको ही डालिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको मत डालिए। इससे क्या होगा, अपना वाटर कंटामिनेटेड नहीं होगा, गंदा नहीं होगा और अपना पानी बचा भी रहेगा। ठीक है, तो ये था अपने वाटर रिसोर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।